नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जहां हम बातें करते हैं खेती किसानी की, कृषि में हो रहे आविष्कारों की और आप किसानों की उन्नति की। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड किसानों की डिजिटल पहचान। खेती की लागत कम कर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है प्राकृतिक खेती। गर्मी में रखें अपने पशुओं का विशेष ध्यान। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों सूबे के कृषि विभाग में माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का शुभारंभ किया गया। इस फार्मर आईडी कार्ड से किसानों को उनकी सुविधा के अनुरूप डिजिटल पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि ऋण, बीमा सब्सिडी, कृषि इनपुट और सरकारी खरीद में सुगमता जैसी योजनाओं से किसानों को सीधा जोड़ा जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री का उद्घाटन करते हुए कृषि विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि बिहार के पूरे 2 करोड़ किसानों को इसकी सुविधा दी जाएगी, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी होगा। बिहार के जितने भी किसान हैं, 2 करोड़ से ज्यादा, उन सभी का हम लोग फार्मर आईडी बनाएंगे। आने वाले दिनों में फार्मर आईडी की महत्ता इतनी महत्वपूर्ण होगी, जैसा कि यूपीआई लॉन्च हुआ, आप देखिए ठेला पर, रिक्शा पे सब लोग यूपीआई चल रहा है, उस तरह से फार्मर आईडी का महत्ता होगा। आपका पूरा इसमें प्लॉट डिटेल होगा, जितना भी आप खेती करते हैं सब होगा, फर्टिलाइजर, प्रोक्योरमेंट, जो भी काम होगा इसके तहत किया जाएगा। खेती की लागत को खत्म कर मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य वर्धक बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती बेहद टिकाऊ कृषि पद्धति है। किसान भाई इसके लिए अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल न करके जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, साथ ही फसल भी अच्छी होती है। मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती सबसे बढ़िया और टिकाऊ कृषि पद्धति मानी जाती है। प्राकृतिक खेती को बिना रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के की जाने वाली खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय कर पानी की बचत करती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखती है। प्राकृतिक खेती में सहफसली को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे रासायनिक खेती की तुलना में लागत न के बराबर होती है। किसान भाइयों, मई का महीना चल रहा है और इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में अगर आप पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको पशुओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर अगर दुधारू पशु जैसे गाय भैंस हैं तो नियमित रूप से दिन में 2 बार स्नान जरूर करवाएं। धूप में चराने की जगह सुबह शाम चराने ले जाएं। उनके खान पान पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। सरसों की खली की जगह तीसी की खली दे, क्योंकि तीसी की तासीर ठंडी होती है। पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं ताकि पशुओं के शरीर में ठंडक बनी रहे। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी पर भी देखा जा सकता है। गर्मी के मौसम में पशुपालन करते समय उनके प्रबंधन पर अगर विशेष ध्यान न दिया जाए तो पशुधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि तेज तापमान से दूध उत्पादन, भूख और स्वास्थ्य तीनों प्रभावित हो सकते हैं। गर्मी आते ही सबसे पहले रहने की जगह व्यवस्थित करना चाहिए। पशुओं को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी हवा आती हो और धूप सीधी न पड़े। दिन में 3-4 बार नहलाएं, साफ ठंडा पानी पिलाएं। कोशिश करें कि पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर दें ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे। विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर केला एक लोकप्रिय और पौष्टिक फल है, जिसकी मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है, क्योंकि इसे कच्चा और पका दोनों रूप में खाया जाता है। अगर आप केले की खेती करने जा रहे हैं तो टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किया हुआ पौधा G9 लगाएं। केले का यह प्रभेद सबसे उन्नत प्रभेद है, जो अन्य प्रभेदों की तुलना में अधिक उत्पादन देता है। इसकी खास विशेषता यह है कि एक बार लगाकर आप 4 बार क्रॉप ले सकते हैं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम सरसई, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजदेव राय। राजदेव राय खेती के साथ साथ बटेर पालन भी करते हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन्होंने इस व्यवसाय को चुना है।
उनका कहना है कि मुर्गी पालन के मुकाबले बटेर पालन ज़्यादा आसान है, जो लागत मूल्य से अधिक मुनाफा देता है। किसान भाई, अगर आपकी भूमि पथरीली है तो आपके लिए माउंट हैरो डिस्क एक बढ़िया और लाभदायक कृषि यंत्र हो सकता है। यह एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसका उपयोग बुआई से पहले खेती की आखिरी तैयारी के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ट्रैक्टर से आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिससे यह छोटे और संकुचित खेतों के लिए बेहद लाभकारी है। यह कृषि यंत्र एक साथ कई कामों को करने की क्षमता रखता है, जैसे मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़कर महीन करना, खेतों से खरपतवार हटाकर फसल बुआई के लिए भूमि समतल करना। यह मशीन मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ फसल जुताई के बाद के काम को आसान बनाती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना के बाजार समिति में और जानते हैं आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं मौसम समाचार। धूप तीखी होगी, लोगों को अत्यधिक गर्मी का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन लू से राहत मिलेगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को। कृषि से जुड़ी योजनाएं, सूचना, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। तो इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आम फसल अपने स्वाद और गुणों के कारण फलों का राजा माना जाता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में होता है और इन दिनों इसकी मांग भी अधिक रहती है। ऐसे में अगर आप आम फल के उत्पादक हैं तो ये ज़रूरी है कि उनमें होने वाले रोग और कीटों का प्रबंधन आप समय से कर लें। तो आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ राजीव कुमार जी से। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है आम के फसल में लगने वाले कीटों और रोगों का प्रबंधन। आम भारत में एक प्रमुख फल है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। ऐसे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है सही नियंत्रण देखना, रोगों से, कीटों से फल को बचाना। अगर कीट और रोग लगते हैं तो फल खराब हो सकते हैं, उत्पादन खराब होगी, गुणवत्ता खराब हो जाएगी। कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार, सहायक निर्देशक कृषि विभाग, बिहार सरकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आम के फसल में जो कीट लगते हैं वो कौन कौन से कीट और कैसे इससे बचा जा सकता है। जैसा आपने बताया कि आम फलों का राजा है और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है। और जब आम फलों का राजा है तो इस पर बहुत तरह के दुश्मन भी लगते हैं, अटैक करते हैं। और इस पे दुश्मन के रूप में यहाँ पे कीट और रोग जो आम की फसल पे लगते रहते हैं।
जिससे कि हमारे फसल की गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादन में भी कमी आती है और उत्पादकता में भी काफ़ी मतलब ये कमी आती है। तो आवश्यक ये है कि जो आम की हमारे बाग हैं उसको अगर हम लोग सही समय पे जो कीट लगते हैं या रोग लगते हैं उसको सही समय पे, नियमित समय पे उसको हम लोग प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट करें, उसका नियंत्रण करें, तो आम के फसल में लगने वाले कीटों की संख्या को कम करके और आम के उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी को भी हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। तो इस कड़ी में बताना चाहेंगे कि आम की फसल जो है इस पर हम कीट, वही जो आम का चूँकि सीज़न चल रहा था, आम के सीज़न में, इस सीज़न में आम के फसल पर जो मुख्य रूप से जो कीट लग रहे हैं वो हैं, अभी चूँकि आम जो हमारी है वो लगभग मैच्योरिटी के स्टेज में है, तो इस समय फ्रूट फ्लाई का फल मक्खी एक कीट होता है, उसका प्रकोप भी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर आता है मैंगो हॉपर कीट, ये भी बहुत ही खतरनाक कीट है आम की फसल के लिए। तीसरे नंबर पर आता है मिली बग, जिसको दहिया कीट भी कहा जाता है। अभी इस समय में इसका प्रकोप भी रहता है। तो हम एक 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस कीट से फसल को बचाया जा सके। तो हम पहले बात करेंगे फल मक्खी का, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कीट कहते हैं। तो फ्रूट फ्लाई कीट जो है, इसके जो मादा जो मक्खी है, मादा जो कीट है, वो जो आम जब पी स्टेज में रहता है, मटर के दाने के आकार में जब रहता है, तो उस स्टेज में उसके ऊपर अंडे देती है। उसके जो मैगट हैं वो मैगट बड़े होकर के उसको पंच कर देते हैं और पल्प में चले जाते हैं। पल्प में जाने के बाद से वहाँ पे उसको फीडिंग करते हैं, फीडिंग करने के बाद उसको रोटिंग कर देते हैं, सड़ा देते हैं। आम जब सड़ने लगता है तो आम जो है अपरिपक्व अवस्था में ही, छोटे अवस्था में ही गिरना शुरू हो जाता है और इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को। तो इसके लिए किसान भाई जो हैं वो ससमय, अगर सही समय पे इसका प्रबंधन करें, नियंत्रण करें, तो इससे फसल को बचा सकते हैं, इस कीट से फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही किफ़ायत विधि है, जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि फेरोमोन ट्रैप या लाइव ट्रैप अभी मार्केट में उपलब्ध है। ये इसको हम लोग प्रति एकड़ खेत में 7 से 8 की संख्या में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसमें जो इसकी मादा मक्खी होती है, फल मक्खी होती है, उसके ल्यूर लगाए जाते हैं और इसको हम लोग 1 एकड़ खेत में, 1 एकड़ बाग में हम लोग लगभग हम लोग 8 से 10 की संख्या में इसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। और उसमें इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि उसका जो गंध है वो पूरे बाग में फैल जाती है और जहाँ भी मादा मक्खी बैठी रहेगी वहाँ आएगी, वहाँ बैठेंगी और उसमें कुछ केमिकल भी मिले होते हैं। उस केमिकल पर जैसे ही उसके रस को सक करेगी तो उसमें केमिकल के वजह से वो मर करके उस डब्बे में गिर जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, विधि है, जिसके माध्यम से हम फल मक्खी को हम इस विधि के माध्यम से कंट्रोल, नियंत्रित एवं प्रबंधित कर सकते हैं। चूँकि हम ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई को सलाह देना चाहेंगे कि जब भी फल मक्खी का अटैक आता है आपके फसल पे, तो इस समय आपको किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चूँकि आम हमारी मैच्योरिटी स्टेज में रहता है और उस स्टेज पर करते हैं तो उस जितना भी इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करेंगे, कीटनाशी के स्प्रे करेंगे, सारे के सारे कीटनाशी हमारे मैंगो के अंदर वो प्रवेश कर जाएंगे, जिसको हम लोग केमिकल रेजिड्यू कहते हैं। तो जब उसको जो हम लोग खाएंगे तो अल्टीमेटली जो हम स्प्रे करेंगे वो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर ही आएंगे। तो इस समय अवॉइड करना चाहिए और इस कीट से बचाने के लिए कोशिश करें किसान भाई की लाइव ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप या फ्रूट फ्लाई ट्रैप का प्रयोग करें और इस कीट से फसल को बचाएं, अपने फसल को बचाएं। साथ ही अगर हम स्प्रे करते हैं रासायनिक कीटनाशकों का फल मक्खी के प्रबंधन के लिए, तो हमारे आम का जो क्वालिटी है ख़राब होगी, तो उसको किसान भाई उस आम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए उसका कई तरह के एनालिसिस होते हैं। तो कोशिश ये करें कि कीटनाशी का प्रयोग ना करें और इस मेथड का फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग करके और इसको बचाव करें। सर, आपने जैसे बताया कि किस तरीके से कीट जो हैं वो प्रभाव डालते हैं, अपने मैंगो हॉपर्स के बारे में भी बताया, तो हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर, ये किस तरीके से आम के फल को नुकसान पहुंचाता है? मैंगो हॉपर ये भी बहुत ही छोटा कीट होता है और छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। ये बड़ा काम करता है कि मतलब डैमेज बहुत बड़ा करता है। तो इसके लिए भी किसान भाई को अलर्ट रहना चाहिए। अगर कहीं भी आपके बाग में इस कीट का प्रकोप दिखता है तो आपको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, इसके लिए प्रबंधन करने की सोचना चाहिए। तो ये कीट क्या करता है कि जब इसका अटैक होता है तो ये कीट चूँकि सकिंग पेस्ट होता है, पौधा का पत्ता में पत्तियों से, पौधे के फूल से और जो बौर लगते हैं या उसमें जो फूल लगते हैं या उसमें छोटे छोटे जो टिकोले लगते हैं, उस टिकोले से रस को चूसता है। चूसने के साथ साथ क्या करता है कि वो एक हनी ड्यू की जैसा एक सब्सटेंस जो है उसको स्रावित करता है
और श्रावित करने के बाद जब 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक मोल्ड डेवलप हो जाता है जिसको कहा जाता है सूटी मोल्ड। और सूटी मोल्ड जब डेवलप होता है तो एक तरह का फंगस है, वो पूरे पत्ती को कवर कर लेता है। तो पत्ती ब्राउनिश हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। ब्लैकिश होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधे जो अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आम का जो उत्पादन है, उत्पादकता है, इस पर भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है और कमी आती है इसमें। तो किसान भाई को इस कीट के लिए भी कोशिश करना चाहिए कि जैसे इसका प्रकोप दिखे फसल अपने आम के बाग में, तो उस वक्त इसका जो सही नियंत्रण है इसको करना चाहिए। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे किसान भाई, जब इसका प्रकोप होता है तो कोशिश करें कि एजाडिरेक्टिन या नीम ऑयल 1500 ppm का आता है, उसका 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका एक स्प्रे कर दें। दूसरा है जैविक के तौर पे बिबरिया बेसियाना है, मेटरेजियम एनेसोपिलिया है, ये भी फफूंदनाशक हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हैं। इसका उपयोग करें, 4 से 5 ग्राम इसका भी प्रति लीटर पानी में डाल करके घोल करके और स्प्रे कर दें। तो ये जो है उस कीट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह की समस्या हमारे बाग में नहीं आएगी। और जब बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसके लिए मोल्ड को हटाने के लिए, जब हमारा प्लांट का जो सिस्टम जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब बाधित हो जाती है तो उसके लिए हमें करना चाहिए कि 1 किलोग्राम स्टार्च या 1 किलोग्राम मैदा को घोल करके और उसको फिर 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अगर उसका स्प्रे कर दिया जाए तो जैसे पत्तियों पर जाएगा जहाँ पर मोल्ड का प्रकोप है, उस मोल्ड को ये पूरी तरह से हटा देगा और पत्ती फिर हमारी सही हो जाएगी। फिर हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएँ हैं, पौधा जो अपने नियमित रूप से अपना भोजन बनाने का जो काम करते हैं, वो काम उनका नियंत्रण चलता रहेगा। फिर पौधे में अच्छा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और हमारी उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान को इस पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जो कीट है, ये कीट का नियंत्रण सही समय पे किया जा सके। सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से आम के फसल में अलग अलग तरह के कीट जो हैं वो लगते हैं और हम जैविक तरीके से ही उसका निदान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रोगों की बात करें तो कौन कौन से वो रोग हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं फल को? आम के बाग में जब आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत तरह के उसमें बहुत प्रकार के उसमें रोग भी उसमें लगते हैं। टहनियों में लगते हैं, पत्तियों में लगते हैं, जब उसमें फूल आते हैं फूल के समय भी लगते हैं, और साथ ही साथ जब उसमें फल लगता है उसमें भी कई तरह के रोग लगते हैं। तो फल में ज़्यादा देखा जाता है कि एंथ्रेक्नोज वगैरह पत्तियों में लगता है, साथ ही साथ वो फल में भी लग जाते हैं। उसके अलावा उल्टा सूखा रोग, जो आम के जो तना लास्ट का जो पोर्शन होता है, ब्रांच होते हैं, शाखा होती है, उसमें पीछे से ये इसका इन्फेक्शन जो है होते हुए आता है, पूरे बाग को ये पूरी तरह से, पेड़ को पूरी तरह से सुखा देता है ये। उसके अलावा आपका पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी है जो ये जब उसका पत्ती जो है पत्तियों पे लगता है और फूल पे लगता है और कभी कभी ये उस पर भी लग जाता है, आप फल पे भी लग जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि ये इसका जब प्रकोप होता है ये फूल के समय में होता है, तो फूल के समय में अगर किसी प्रकार का कीटनाशक का हार्ड कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो फूल का डैमेज होने का या फ्लावर ड्रॉपिंग का भी समस्या आती है। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें इस तरह का अगर समस्या आ रही है, डायबेटिक की समस्या आ रही है, उल्टा सूखा रोग की समस्या आ रही है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ उसका इंस्पेक्शन है, जहाँ तक इंस्पेक्शन है वहाँ तक का पोर्शन को शार्प नाइफ से या शार्प किसी आरी वगैरह से काट करके और वहाँ पे बोर्डॉक्स मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोल बना करके उसके ऊपर लेप कर देना चाहिए। और जहाँ उसका कैनोपी या प्लांट का कैनोपी है, जहाँ पर उसका जड़ है, वहाँ पे 25 किलो खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके और उसको जड़ के पास उसको लगा देना चाहिए। तो पौधा जो है पूरी तरीके से वो सही हो जाता है और उसमें जो डायबेटिक की समस्या आती है पूरी तरह से भी ठीक हो जाती है। दूसरी की बात करते हैं हम लोग, एंथ्रेक्नोज की बात करते हैं। एंथ्रेक्नोज भी जो आम पे जब लगता है तो उस पर उसका क्वालिटी, उसका शेप, कलर सब कुछ डैमेज कर देता है। तो उसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए कि सल्फ़र जो वेटेबल सल्फ़र है उसका प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ मैनकोजेब का स्प्रे करना चाहिए ताकि इस रोग को हम लोग सही समय पर हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें। और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी एक बायो के रूप में आता है, इसका भी हम लोग स्प्रे अपने उस रोग के नियंत्रण के लिए हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल हमारी पूरी तरह से सेफ रहेगी और बच जाएगी। सर, हमारे किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो ज़रूर दें। हमारे प्यारे किसान भाइयों को एक ही सलाह हमारा है कि जो हमने बताया, अभी तकनीक बताया, जो हमने विधि बताई, उस विधि का अनुपालन पालन करें। फसल में जो कीट लग रहे हैं, जो बीमारी लग रही हैं, उसको प्रबंधन के लिए, नियंत्रण के लिए वो इसका उपयोग करें, प्रयोग करें, ताकि आपके बाग में जो कीड़े लग रहे हैं या बीमारी लग रही है उसके रोकथाम किया जा सके और जो आपके जो उत्पादन में जो कमी होने वाली है
या उसका नुकसान होने वाला उसे आप आसानी से उसको कम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना कि किस तरीके से हम अगर समय पर नियंत्रण करें तो आम के फसल को कीटों और रोगों से बचा सकते हैं और बेहतर उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। तो किसान भाइयों, भी आपने विशेषज्ञ के माध्यम से जाना कि आम के फसल में लगने वाले कीट और रोग कौन कौन से हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनका प्रबंधन समय पर कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां हम जानेंगे भारत सरकार की कृषि आधारित योजना के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने कृषि पर आधारित कई योजनाएं बनाई हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी खेती को और उन्नत ढंग से कर सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के बारे में इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने कृषि से जुड़ी ढेरों जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।